स्टैंडर्ड 6 हिंदी चैप्टर नंबर 2 अनूठे इंसान। प्रकार प्रसंग वर्णन। इस इकाई में 2 प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरा प्रसंग है, उसमें केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण किया गया है। सबसे पहले ऐसा था नेपोलियन। इस प्रसंग में नेपोलियन जो है वो बोनापार्ट फ्रांस जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो फ्रांस देश का सम्राट था और उसके बचपन की एक घटना यहाँ पे दी गई है। इस घटना से क्या पता चलता है कि ये जो नेपोलियन है वो बचपन से ही सच्चाई का डटकर सामना करता था। उसका गुण उन्हें बचपन से ही था। वह झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपाता था। तो एक ऐसी घटना यहाँ पर दी गई है। अब हम उसको रीड करते हैं। ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। सत्यवादी यानी हमेशा सच बोलने वाला लड़का था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। वो आंख मिचौनी यानी कि लुका छुपी का खेल। तो वह अपनी बहन इलाइजा के साथ ये खेल खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की के साथ जा टकराया। अचानक एकाएक वह एक लड़की के साथ टकराया, उसके साथ धक्का लगा उसे। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। जो लड़की के साथ वो टकराया वो अमरूद बेचने वाली थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। मेरी माँ को अब क्या जवाब दूंगी कि तुम्हारे अमरूद कहाँ हैं, क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे इस अमरूद के अब से। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। इलाइजा है वह डर गई और वह नेपोलियन से कहती है कि चलो ये लड़की तो रो रही है, हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो उसकी हानि हुई है यानी उसका नुकसान हुआ है। उसके सारे अमरूद है वह नीचे गिर गए हैं और इसके कारण अब हम यहाँ उसे रोती हुई छोड़कर नहीं जा सकते। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के है, तुम इन्हें ले लो। सत्यवादी था और वह जानता था कि भूल उसकी है, इसलिए उसने क्या किया कि अपने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के हैं वो लड़की को दे दिए और कहा कि बहन ये आप रख दो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, लड़की ने कहा। अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। नेपोलियन अपनी गलती छुपा नहीं रहे, लेकिन वो लड़की को कह रहे हैं कि आप अगर ये पैसे आपको कम पड़ते हैं तो आप मेरे साथ चलो, मेरी माँ से मैं ज़्यादा पैसे दिलवा दूंगा। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले जाओगे तो माँ नाराज होगी। ये नेपोलियन का पिक्चर है बाजू में। नेपोलियन नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। उसे पता था कि माँ भी स्ट्रिक्ट है, माँ भी कड़क है, वो वैसे नहीं मानने वाली। तो इसने क्या कहा कि मेरी जो जेब खर्च के पैसे देती है वो सारे पैसे इस लड़की को दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें
1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ नहीं मिलेगा। माँ ने कहा। माँ की परवरिश है कि नेपोलियन ऐसे सत्यवादी बने। तो माँ ने कहा कि तुम्हारी जो सच्चाई है उससे मैं खुश हूँ। अब तुमने बहुत अच्छा काम किया, बात को छिपाया नहीं, बच्ची को जिसको धक्का लगा है वो लड़की को ठुकराया नहीं और उसे अपने घर लेके आया और उसका जो नुकसान था उसको पूरा किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं जो पैसे दे रही हूँ वो तुम्हारी जेब खर्च के पैसे ही है, तो 1 महीने तक तुम्हें और कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। नेपोलियन भी खुश है कि कोई बात नहीं, मुझे 1 महीने पैसे नहीं मिलेंगे तो चलेगा, लेकिन ये बच्ची है, जो लड़की है, उसका नुकसान तो कम हो गया। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। कभी भी आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना, कि सच बोला तो उसके साथ भी आपको सजा तो होती है, लेकिन एक संतोष होता है कि हाँ मैंने सच बोला। तो यही संतोष, यही आनंद अद्भुत यानी अनोखा, ये आनंद ये नेपोलियन को हुआ कि हाँ उसकी सजा मिली, मुझे जेब खर्च के कोई भी पैसे अब नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने सच बोला। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाले इंसान था। तो नेपोलियन है वो सच्चाई के पथ यानी रास्ते, मार्ग पर चलने वाले इंसान थे। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। अपने पर, खुद पर यानी अपने आप पर बहुत विश्वास था। दृढ़ यानी मजबूत विश्वास था और इच्छा शक्ति थी, यानी वह मनचाही वस्तु प्राप्त करने की शक्ति भी रखते थे, क्योंकि उन्हें अपने पर विश्वास था कि मैं ये कर सकता हूँ और जो भी करूँगा वो सच्चाई के रास्ते पर ही चलकर करूँगा। तो विश्वास और इच्छा शक्ति दोनों उनकी दृढ़ थी। तो ऐसे थे नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, सबको समझ में आ गया। अब दूसरा प्रसंग, सच्चा दान। यहाँ आपको गांधी जी भी दिखाई दे रहे हैं, कौमुदी भी दिखाई दे रही है। तो अपने देश के लिए सबको प्रेम होता है, आपको है, मुझे भी है, लेकिन ये कौमुदी ने जो किया वो हम नहीं कर सकते। तो अपने देश की आज़ादी और उसके सम्मान के लिए देशभक्त लोग अपना सर्वस्व भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ महात्मा गांधी जी की उपस्थिति में देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली एक लड़की जिसका नाम है कौमुदी, उसके बारे में यहाँ इस प्रसंग में बताया गया है। तो अब हम इस पाठ को भी पढ़ेंगे। सच्चा दान। मालबार जो केरल में है उसकी बात है। वहाँ बडगरा नामक एक गांव है, उसमें सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों को जेवरों की भीख मांगी। यहाँ पर एक गांव है बडगरा गांव, उसमें सभा का आयोजन यानी इंतजाम किया था और गांधी जी ने अपने भाषण में सभी उपस्थित बहनों हैं यानी जो भी जो भी बहनें आई थी उन सब के सामने उन्होंने जेवरों यानी कि अपने गहने आभूषणों की भीख मांगी। यहाँ पे क्या कहा है? भीख मांगी। अभी गांधी जी भीख नहीं मांगते थे, वो तो अपने देश के लिए ही काम के लिए मांगते थे, लेकिन वो जैसे अपने देश के लिए काम कर रहे थे उसी प्रकार वह सबसे इसी प्रकार भीख मांगते, जैसे जेवर या कुछ भी सिक्के कुछ भी मांगते थे। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है भीख मांगते थे। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली।
भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। पहले उन सब से जेवरें मांगते, फिर उसकी नीलामी करते। अभी नीलाम करना यानी बोली लगाना और फिर बेचना। तो इसी प्रकार अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी ने जो भी भेंट मिली थी उसकी नीलामी करी। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। अब कौमुदी आई, उसके हाथ में सोने की चूड़ी उतारी, उसके हाथ की सोने की चूड़ी उन्होंने उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? अपने हाथ की सोने की चूड़ी के सामने उन्होंने क्या मांगा? उसने, कौमुदी ने गांधी जी के हस्ताक्षर मांगे। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। हस्ताक्षर यानी दस्तखत, साइन। तो उसने स्टेज पर आकर पहले तो एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और हस्ताक्षर मांगा। अभी हस्ताक्षर कर ही रहे थे गांधी जी, तब दूसरे हाथ की भी चूड़ी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। गांधी जी भी कहते हैं कि दो चूड़ियों की जरूरत नहीं है, मैं एक चूड़ी से भी तुम्हें हस्ताक्षर कर दूंगा। ये चूड़ी के गांधी जी अपने के लिए नहीं रखने वाले थे, ये तो आंदोलन के लिए ही थे, लेकिन फिर भी वह लेने के लिए तैयार थे क्योंकि उनके उसकी बहुत ज़रूरत थी। इसलिए बोलते हैं कि एक चूड़ी लेकर भी मैं तुम्हें हस्ताक्षर कर दूंगा। उसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का सुवर्ण हार उतार दिया। पहले एक चूड़ी, फिर दूसरी चूड़ी और फिर गले का सुवर्ण हार, सोने की माला उतार कर गांधी जी के सामने रख दी। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? इस प्रकार तुम दे रही हो तो अपने माता पिता से आज्ञा तो लिए ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दिए। कौमुदी ने क्या किया कि पहले एक चूड़ी, दोनों हाथ की चूड़ी, फिर सुवर्ण हार। गांधी जी को लगा कि ये बच्ची 16 साल की है और एक के बाद एक करके सारे आभूषण मुझे दान में दे रही है। इसकी उम्र है ओनली 16 साल। उस समय तो उसे ये आभूषणों का मोह होता है। ऐसे समय में ये बच्ची अपने माता पिता के साथ भी नहीं आई है, फिर भी मुझे एक के बाद एक आभूषण दे रही है। इसलिए उसने देखा कि ये तो अब तो रत्न जड़ित बूंदे यानी कान का एक आभूषण है, वो भी निकाल कर दे रही है। गांधी जी ने फिर से पूछा, तुमने इन आभूषणों के देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? उनकी मंजूरी तो ली है ना, अनुमति तो ली है ना? आज्ञा यानी अनुमति। कौमुदी कुछ उत्तर देती उससे पहले ही किसी ने कहा, उसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की जो नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। तो अब समझ में आया कि कौमुदी में ये गुण कहाँ से आया, उसके पिता के साथ, है ना? पिता से उनको ये गुण मिले हैं। उनके पिता भी यही नीलामी में बैठे हैं और नीलामी जो भी चीज वस्तु है जिसकी नीलामी हो रही है वो खरीद रहे हैं। उसी प्रकार वो गांधी जी को दूसरी तरह से मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। ये गहने तुम्हें वापिस भी नहीं मिलेंगे और ये गहने तुम दूसरी बार नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। अब कौमुदी ने ये बात मान ली, हाँ कोई बात नहीं, जो शर्त रखी है वो दृढ़तापूर्वक उसको स्वीकार कर दिया। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा, ध्यान रखना,
अंडरलाइन भी करना इस लाइन को कि हस्ताक्षर देने के बाद, गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारे इन जो आभूषण यानी कि ये सारे गहने हैं, जेवरे हैं, गहन, तो उसके अपेक्षा यानी उसके सामने तुम्हारा ये त्याग ही सच्चा आभूषण है। तुमने जो ये त्याग किया है वही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। ये सारे सुवर्णहार, सोने के आभूषण उसके सामने कुछ भी नहीं है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। आपने बहुत सारे देश प्रेमियों के बारे में सुना होगा, है ना। तो जब भी उनके बारे में कुछ भी सुनते हैं, उसके प्रसंग को पढ़ते हैं, तो लगता है कि सच में जो देशभक्त है उसके लिए देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो आप सबको ये सारे पाठ की समझ बहुत अच्छी तरह हो चुकी होगी। दोनों प्रसंग हैं, बहुत इजी है, लेकिन समझना बहुत है कि हमें भी नेपोलियन जैसे सच्चाई के साथ जीना चाहिए, सच्चाई का सामना करना चाहिए, सच्चाई के साथ रहकर जीवन जीना चाहिए और साथ में कौमुदी की तरह देश प्रेम को भी अपने साथ रखना चाहिए, है ना। देश प्रेम से काम कर, देश प्रेम हमारे रोम रोम में होना चाहिए। हम भारत देश में रहते हैं तो हम भारत देश के लिए कुछ भी कर सके, ऐसा देश प्रेम हमारे में होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, अनूठे इंसान। अब भाषा सज्जता।